यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परमसम्माननीयाः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः, भगवद्विधानां विदुषां साक्षात् आशीर्वादेन अपि च भगवत्याः शारदाम्बिकायाः आशीर्वचसा अस्माकं व्यासश्री ज्ञानदीपव्याख्यानमालायाः इयं ज्ञानगंगाधारा प्रवाहिता अस्ति। न केवलं संपूर्ण भारतवर्षे अपि तु संपूर्ण विश्वे यूट्यूब माध्यमेन अस्याः धारायाः महान् आदरः संलक्ष्यते। अत्र भारतस्य लब्धप्रतिष्ठाः विद्वांसः, युवानः विद्वांसः, गवेषकाः, मार्गदर्शकाः, समवेताः सन्तः भारतस्य ज्ञाननिधिं प्रचारयितुं प्रसारयितुं च दृढसङ्कल्पाः सन्ति। आदौ भवद्भिः ज्ञातं यत् भारतीय ज्ञानपरम्परायाः षड्विभागेषु ये मुख्याः विषयाः सन्ति तेषां विषयाणां व्याख्यानं शतव्याख्यानेन अस्माभिः समाहितम्। तदनन्तरं द्वितीयपर्याये अर्वाचीन प्राचीनकाव्यानाम् उपरि गवेषणं चलति। कदाचित् एकस्य विषयस्य चर्चायां रुचिः स्यात् इति विधिया एव अद्य नवीनविषयस्य कल्पना अस्माभिः कृता। यत्र युवानः विद्वांसः डॉक्टर राजकिशोर आर्य महोदयाः अस्माभिः समवेताः सन्ति। इमे आचार्याः बनारस हिंदू विश्वविद्यालयस्य मेडिकल साइंस विभागतः आयुर्वेद विभागे कार्यरताः आचार्याः सन्ति। सः अध्यापकत्वेन कार्ये मग्नाः सन्तः। केन उपायेन संस्कृतस्य प्रचारः स्यात्, संस्कृतस्य गवेषणायाम् आयुर्वेदस्य योगदानं कथं स्यात्, अमुं विषयम् उररीकृत्य एव तेषां व्याख्यानं ते उपस्थापयिष्यन्ति। अत्र कार्यक्रमे समवेताः सन्ति भारतस्य सर्वेषु राज्येषु प्रतिनिधयः, यथा अरुणिमा शर्मा महोदया आसन्तः सन्ति, प्रतिकृष्ण महोदयाः झारखण्डतः सन्ति, कुलदीप कुमार महोदया दिल्लीतः सन्ति, प्रमोद कुमार मिश्र महोदयाः अस्माकं पुरीतः सन्ति, केरलतः एव नारायण नमोदय महोदयाः सन्ति। अन्येपि बहवः विद्वांसः अत्र सन्ति एव गवेषकाः सन्ति। चन्दन महान्ति प्रमुखाः युवानः विद्वांसः अपि अत्र समवेताः सन्ति। अस्य कार्यक्रमस्य ये सभापतयः सन्ति भारतस्य लब्धप्रतिष्ठाः आलङ्कारिकाः भारतानं विश्वानम् इत्यादि काव्यानां कर्तारः आचार्य हरिकृष्ण सत्पथि महोदयाः ते अत्रापि आगच्छन्ति। अत्र स्वागतार्थं समवेताः सन्ति वरिष्ठाः प्रोफेसर महोदयाः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रमोद चन्द्र मिश्र वर्याः। तेषां मुखारविन्दाद्वयं तावत् काव्यिकं छन्दोबद्धम् एव आमन्त्रणं श्रोष्यामः। संयोजकत्वेन सन्ति हेड ऑफ द डिपार्टमेंट संस्कृत प्रोफेसर प्रशांत कुमार महला महोदयाः। ये तु संस्कृत व्याकरण विभागे तत्र कार्यरताः सन्ति, किन्तु प्रायशः एव काव्ये तेषां रुचिः अस्ति। तेषाम् अधीने बहवः छात्राः इदानीं गवेषणां कुर्वन्ति। अतः ते अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति, कार्यं सदा सर्वदा एव संयोजयन्ति। अन्येपि बहवः आचार्याः अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति। इदानीमेव कालविलम्बं न कृत्वा वयं तावत् प्रकृतम् अनुसरिष्यामः। अहम् अनुरुन्धे यत् इदानीं प्रशांत कुमार महला महोदयः वैदिकमङ्गलपुरस्सरमेव स्वकीयं कार्यं निर्वहन्ति। यद् दुर्गाशरण रथ महोदयाः ये अस्माकं वैदिकमङ्गलवाक्यं कुर्वन्ति, ते अद्य सिंगापुर प्रति स्वतन्त्रतया गवेषणाकार्ये गच्छन्ति। अतः तेषां कश्चन छात्रः यदि अस्ति तर्हि स वैदिकमङ्गलम् उपस्थापयतु, अन्यथा प्रशांत कुमार महोदय वैदिकमङ्गलेन सहैव कार्यक्रमम् अग्रे सारयन्तु। शृङ्गेरीतः कश्चन छात्रः अस्ति, विष्णु महोदयः सम्प्रार्थ्यन्ते वैदिकमङ्गलवाक्यम् उपस्थापयन्ति।
हरि ओम नमस्कारः सर्वेभ्यो। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः जामे खुङ्गिरिशन्तास्ते बिवर्ख्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसीः पुरुखं जगत्त शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमि जगदयक्ष्मगुंसु मना असत्त अद्य वोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिकक्क अहिंश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वांश्च जातु धान्यो धराचीः परासुव असोजस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः जे चैन गुंरुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रसो वैख खागुंहेड ईमहे असोजो वसर्पतिनीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहाज्यः सदृष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुखे अतो जे अस्य सत्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः। हरि ओम। प्रशांत ओ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयिमान्यः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः शतकाव्य व्याख्यानमालायाः अंगभूत अयं कार्यक्रमः अर्वाचीन काव्य गवेषणम्। अत्र कार्यक्रमे जे भवन्ति अस्माकं सभापतयः अस्माकं समेषां प्रातस्मरणीयः गुरवः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः बहुनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः येषाम् आशीर्वादेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति। तेषां कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अस्माभिः सह अपरे जे संयोजिताः सन्ति श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयात् लब्धवसराः अलंकार शास्त्रेषु कृतभरि परिश्रमाः कविकोकिलाः विद्वत्तल्लजाः आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः जे भवन्ति अस्माकं समेषाम् आचार्याः गुरवः जेषां काचित् विशिष्टा शैली वर्तते। भवन्तः सर्वे प्रति रविवासरं श्रुतवन्तः छन्दबद्ध पद्य माध्यमेन ते अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः आनुष्ठानिकरूपेण स्वागतं कुर्वन्ति। तेषाम् आचार्याणाम् अपि अहम् अत्र कार्यक्रमस्य प्रारम्भे स्वागतं करोमि। तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। अत्र कार्यक्रमस्य प्रारम्भे जे वैदिक मंगलाचरणं कृतवन्तः शृङ्गेरीतः विष्णु महोदयाः तेषामपि अत्र अहं स्वागतं करोमि। अपि च अस्य कार्यक्रमस्य जे भवन्ति समन्वयकाः ते भवन्ति आशु कवयः प्रसिद्धाः आलङ्कारिकाः छात्राणां कृते दत्तप्राणाः छात्रवत्सलाः आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः। ते बहु कार्यव्यस्ताः इदानीं सन्ति, तथापि यथा अस्माकं कार्यक्रमे कोऽपि बाधो न भवेत् तदर्थं भारतवर्षं सर्वत्र अन्विष्य के कुत्र कस्मिन् विषये कार्यं कुर्वन्ति एवं अन्विष्य ते अद्य आमन्त्रितवन्तः युवानं विद्वांसं तत्र डॉक्टर राजकिशोर आर्य महोदयान् ते अद्य आमन्त्रितवन्तः इति हेतोः कार्यक्रमपक्षतः तेषामपि समन्वयक महोदयानामपि अत्र अहं स्वागतं करोमि। अद्य महत् सौभाग्यम् अद्य यतोहि अद्य जे भवन्ति अस्माकं
आधारपुरुषाः ते भवन्ति डॉक्टर राजकिशोर आर्य महोदयाः, डिपार्टमेंट ऑफ संहिता एंड संस्कृत, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एते महोदयाः तत्र MA MPhil PhD सर्वा उपाधयः स्पेशल संस्कृत फॉर संस्कृत स्टडी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयतः प्राप्तवन्तः। एतेषां महोदयानां शैक्षणिक अभिज्ञता अपि वर्तते। दिल्ली विश्वविद्यालय अंतर्गते हंसराज महाविद्यालय इमे पाठितवन्तः, अपि च वेंकटेश्वर महाविद्यालय अपि पाठितवन्तः। इदानीम् इमे आचार्याः डिपार्टमेंट ऑफ संहिता एंड संस्कृत, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पाठयन्ति। एतेषां महोदयानां तत्र 26 शोधपत्राणि जातीय स्तरे अंतर्जातीय स्तरे प्रकाशितानि सन्ति। अपि च 45 शोधपत्राणि महोदयैः उपस्थापितानि विभिन्नेषु चर्चा संगोष्ठीषु। 3 पुस्तकानि अपि प्रकाशितानि सन्ति। जातीय स्तरे एकं पुरस्कारम्, अपि च राज्य स्तरे एकं पुरस्कारम् इमे प्राप्तवन्तः। इति हेतोः अद्य अस्माकं महत् सौभाग्यम्, अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य एते महोदयाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। अद्य तेषाम् आलोच्य विषयः वर्तते आयुर्वेद ए न्यू रिसर्च एरिया फॉर संस्कृत, अर्थात संस्कृत गवेषणार्थम आयुर्वेदस्य परिसरः, अर्थात आयुर्वेदे संस्कृतस्य स्थानं वा गवेषणायाः कृते संस्कृतस्य स्थानं किं कः अवसरः वर्तते, अस्मिन् विषये ते अद्य आलोचयिष्यन्ति। इति हेतुः तेभ्यः महोदयेभ्यः अहं व्यासश्री परिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। तर्हि अद्य जे अस्माकम् आचार्याः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः अत्र उपस्थिताः सन्ति, तान् महोदयान् अनुरुन्धे ते कृपया आनुष्ठानिकरूपेण अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं कुर्वन्तु इति। आचार्य। चतुर्मुखमुखं भोज वनहंस वधुर्मम मानसे राजतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। परमवन्दनीयाः अध्यक्षपादाः, उपस्थिताः भारतवर्षस्य सर्वे लब्धप्रतिष्ठाः विद्वांसः, अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् व्यासश्रीनामकम् अनुष्ठानमिदं प्रति रविवासरं नवीनं कार्यक्रमम् आनीय अस्मान् संयोजयति। यद्यपि वयम् इतः पूर्वं नवीनानां काव्यानां विषये आलोचनां प्राप्तवन्तः, तथापि अद्य तु विषयः भिन्नः अस्ति। तथ्यतः अयं यः विषयः आयुर्वेदे संस्कृतस्य गवेषणा कीदृशी स्यात्, एवं भूताः विषयाः अवश्यम् आलोच्याः स्युः। किमर्थमिति चेत् संस्कृतम् एवं व्यापकम् अस्य परिसरे किं नास्ति। अत्र मणिमाणिक्यादि रत्नानां भवतु अथवा आसनादीनां भवतु, स्वास्थ्यविषयकाणां वस्तूनां, पुनश्च अपरे अनेके विषयाः सन्ति जे संस्कृतभाषया उपनिबद्धाः सन्ति। अतः तादृशानां विषयाणाम् अपि संस्कृतज्ञानां कथं गवेषणायाः विषयः स्यात्, तदर्थम् ईदृशः प्रयासः अवश्यं श्लाघ्यः। तदर्थम् अस्माकं जे भवन्ति अध्यक्षपादाः, येषां सर्वदा नवीना दृष्टिः, येषाम् उपस्थित्या एव ईदृशम् अनुष्ठानं विश्वविख्यातं संवृत्तं, न केवलम् एतत् अपितु महिमान्वितमिदम् अनुष्ठानं तेषाम् अध्यक्षवर्याणाम् आदौ कार्यक्रमस्य प्रारम्भे वयं स्वागतं कुर्मः। येषां प्रज्ञाप्रसादेन व्यासश्रीर्महिमान्विता
सस्नेहं स्वागतं तेषां श्रीहरे कृष्ण धीमताम्। एवं भूतानां अध्यक्षवर्याणां वयं सर्वादौ स्वागतं कुर्मः नतशिरसा। तदनन्तरम् अस्माकम् अद्य यः विषयः संस्कृतगवेषणायाः नवीनं क्षेत्रम् आयुर्वेदः। अत्र ये अस्मान् उपदेक्षन्ति अत्र आधारपुरुषरूपेण विराजन्ते राजकिशोर आर्य महोदयाः, तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। एते भवन्ति शास्त्रचक्षुषः विद्वांसः। आयुर्वेद विदान् शास्त्र चक्षुषां विदुषां सताम् आर्य राजकिशोराणां स्वागतं व्यासमण्डपे। अस्मिन् व्यासस्य अनुष्ठाने वयं तेषां आचार्याणां स्वागतं कुर्मः। आयुर्वेद विशारदानां शास्त्रचक्षुषां विदुषाम् आर्य राजकिशोराणां वयं स्वागतं कुर्मः। अस्मिन् व्यासमण्डपे यत्र ज्ञानदीपः प्रज्वलति आयुर्वेद विदां शास्त्र चक्षुषां विदुषां सताम् आर्य राजकिशोराणां स्वागतं व्यासमण्डपे। पुनश्च अस्मिन् कार्यक्रमे वयं स्वागतं कुर्मः बुद्धेश्वर षडङ्गिनां। ये तावत् समन्वयकाः सन्ति अस्य कार्यस्य अशेषं क्लेशं सोढ्वा जे एवं भूतं कार्यक्रमं विना विश्रामं परिचालयन्ति। आगामिनी रविवासरे कः विषयः स्यात्, कीदृशः आधारपुरुषः भवेत्, कथम् अस्य समन्वयनं स्यात्, तदर्थं जे निरन्तरं व्यापृताः तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। सोढ्वा क्लेशमशेषं ये व्याख्यानायोजने रताः सादरं स्वागतं तेषां बुद्धेश्वर षडङ्गिनाम्। पुनश्च वयं स्वागतं कुर्मः प्रशांत कुमार महला महोदयानां, ये अत्र संयोजकाः सन्ति। एते महोदयाः वयं पश्यामः संयोजनां कुर्वन्ति न तु नम्रवचसा न तु धीरभावेन नीचस्वरेण सदा सर्वदा स्वोत्साहं कथयन्ति। अतः सभा संयोजना कार्ये स्वोत्साहं विलसन्ति ये सानन्दं स्वागतं तेषां प्रशान्तानां सुमेधसाम्। न केवलम् एतेषाम् अपितु पश्यामः समग्र देशस्य विद्वत्प्रवराः पुनश्च गवेषकाः अत्र समन्विताः सन्ति। तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। समागता ये समये वरेण्या विद्याधराः पंडितमाननीया सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां प्रज्ञाधनानां नवचिन्तकानां। जे यथाकालं आगत्य अस्माकम् उत्साहं न केवलं वर्धयन्ति अपितु संस्कृतप्रीतिं प्रकाशयन्ति। समागता ये समये वरेण्या विद्याधराः पंडितमाननीया सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां प्रज्ञाधराणां नवचिन्तकानां। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। वयं कृतकृत्याः भवतां स्वागतवचनेन अत्र ये सर्वे उपस्थिताः सन्ति भवन्तः श्रुतवन्तः कथम् अस्माकम् आचार्याः छन्दबद्धपद्यमाध्यमेन तत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं कुर्वन्ति इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां चरणकमलयोः पुनः एकवारं प्रणतिततिः विनिवेदयामि। अत्र अस्माकं ये भवन्ति सभापतयः भवन्तः सर्वे जानन्ति ते कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अस्माकं
समेषां कृते आशीर्वचनं प्रयच्छन्ति अपि च अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं रहस्यं बीजम् अत्र उपस्थापयन्ति। इति हेतोः इदानीम् अहम् अनुरुन्धे सभापति महोदयान् अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचन पुरस्सरं अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्य। धन्यवादाः महला महोदयः। अत्र व्यासश्री परिवार पक्षतः आयोजिते अस्मिन् चर्चासत्रे व्यासश्री परिवारस्य ये सदस्याः उपदेष्टारः कार्यकर्तारः उपस्थिताः तेभ्यः सर्वेभ्यः भूयांसि नमांसि सुहृदः। अद्य अस्माकं यः विषयः सः एकः अभिनवः विषयः अस्माकं कृते सर्वेषां कृते। अस्य विषयस्य प्रासंगिकता संस्कृत गवेषणा क्षेत्रे कियती विद्यते तद् भवन्तः सर्वे जानन्ति। तत् महत्वपूर्णं विषयम् आधारीकृत्य अद्य ये आधारपुरुषरूपेण अत्र विराजमानाः सन्ति स्वकीयं व्याख्यानं प्रदातुं सम्प्रति प्रस्तुताः ते भवन्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालयस्य एव आचार्याः डॉक्टर राजकिशोर आर्य महोदयाः। डॉक्टर राजकिशोर आर्य महोदयाः आयुर्वेद संकाय मध्ये कार्यं कृत्वा तेषां संस्कृत विषये यथा ज्ञानं तथैव आयुर्वेद विषये अपि प्रवेशः विद्यते। अतः ते अद्य संस्कृत गवेषणा प्रसंगे आयुर्वेदस्य या भूमिका वा प्रासंगिकता वा या आवश्यकता विद्यते तद्विषये अस्माकं पुरस्तात् एव उपस्थापयिष्यन्ति। सर्वेषां पक्षतः तेभ्यः आर्य महोदयेभ्यः पुनरेकवारम् अहम् अभिनन्दनं शुभाभिनन्दनं स्वागतं सुस्वागतं च विनिवेदयामि। श्रुतः भवन्तः सर्वे जानन्ति अस्माकं भारतीय परम्परायां याः अष्टादश विद्याः विद्यन्ते तासु अष्टादश विद्यासु आयुर्वेदस्य स्थानम् अतीव महत्वपूर्णम्। संस्कृत भाषायां विरचितासु एतासु विद्यासु अंगानि वेदाश्चत्वारः मीमांसा न्याय विस्तारः एताः सर्वाः विद्याः वा एताः विद्याः आधारीकृत्य यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तानि सर्वाणि शास्त्राणि एव संस्कृत भाषायां विरचितानि। वेदाः भवतु वा वेदांगाः भवन्तु शिक्षा कल्प व्याकरणं छन्दः निरुक्तं ज्योतिषं मीमांसा शास्त्रं भवतु न्यायशास्त्रं भवतु धर्मशास्त्रं भवतु अर्थशास्त्रं भवतु वा पुराणं भवतु आयुर्वेद भवतु धनुर्वेद भवतु वा गान्धर्ववेदः भवतु एते सर्वे एव एताः विद्याः संस्कृतेन एव विरचिताः। संस्कृतभाषायाः तत्र विभागद्वयं विद्यते। There are two aspects of Sanskrit language. One is theoretical aspect and the other one is functional aspect. This functional aspect of Sanskrit is being dealt with by Ayurveda. Ayurveda bhavati संस्कृत भाषायाः वा संस्कृत शास्त्राणां क्रियान्वयत् वा संस्कृत शास्त्रस्य यत् समाजे प्रासंगिकता उपकारिता विद्यते तद् विषये एव अस्माकं यत् कौशलम् इति अस्माभिः स्किल इति कथ्यते तत् स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन is imparted by Ayurveda. आयुर्वेदस्य ज्ञानेन वयम् अस्माकम् आयुः वेत्तुं वा ज्ञातुं समर्थाः भवामः। आयुर्वेदस्य सर्वाणि शास्त्राणि चरकसंहिता भवतु सुश्रुतसंहिता भवतु वा अस्माकं भागवतसंहिता भवतु
चरवा संहिताः संस्कृतभाषायामेव विरचिताः। वाराणस्याम् आयुर्वेदशास्त्रस्य गवेषणायाः सुमहती परंपरा विद्यते। न केवलं विद्यानगर्यां काश्यां अपि तु समग्र भारतवर्षे सम्प्रति तु समग्र विश्वे एव आयुर्वेदस्य महान् आदरः भवति। आदरः एतदर्थं भवति, इयं भवति भारतीय मेडिकल साइंस वा भारतीय चिकित्सा विज्ञानं भवन्तः सर्वे जानन्ति। सम्प्रति विश्वस्य बहुभ्यः देशेभ्यः बहवः एव चिकित्सकाः नोबेल प्राइज नोबेल पुरस्कारं प्राप्नुवन्ति। नोबेल पुरस्कारान् ते एव प्राप्नुवन्ति ये किञ्चित् स्वक्षेत्रे वा चिकित्सा विज्ञान क्षेत्रे नावीन्यं प्रदर्शयन्ति। औषध निर्माण क्षेत्रे भवतु वा रोग निवारण क्षेत्रे भवतु, ये किमपि नूतन तत्त्वस्य उद्भावनं कुर्वन्ति तैव नोबेल पुरस्कारं प्राप्तुम् अर्हाः वा समर्थाः भवन्ति। जापान विश्वविद्यालयस्य क्योटो विश्वविद्यालयस्य भवन्ति महान्तः चिकित्सकाः। एवं प्रकारेण चीन देशस्य एकस्मात् विश्वविद्यालयस्य चिकित्सकाः ते विगत वर्षे तथा प्रगत वर्षे अपि प्राप्तवन्तः। कुतः? केवलम् औषध निर्माणार्थं। तेषाम् औषध निर्माणस्य रहस्यम् आसीत् यत् तद्भवति इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इंटीग्रेटेड मेडिसिन नाम अस्माकम् आधुनिक चिकित्सा विज्ञान परंपराम् अनुसृत्य प्राचीन आयुर्वेद परंपरानुसारेण यथा यदा ते किमपि औषध निर्माणं कुर्वन्ति यस्य औषधस्य काचन पार्श्व प्रतिक्रिया न भविष्यति, साइड इफेक्ट्स न भविष्यति, तादृशम् औषधं लोकानाम् उपकारकं भवति। अतः ते उभयोः समन्वयात्मकं तुलनात्मकम् अध्ययनं कृत्वा यदा औषधस्य नवीनस्य औषधस्य निर्माणं कुर्वन्ति वा उद्भावनं कुर्वन्ति तदा ते नोबेल प्राइज प्राप्नुवन्ति। अतः आयुर्वेदस्य तादृशी एव भूमिका। आयुर्वेदं विहाय केवलम् एकः चिकित्सकः यशस्वी चिकित्सकः भवितुं नार्हति। प्रिवेंटिव मेडिसिन विषये अस्माभिः कथ्यते। कोरोना सम्प्रति अस्मान् शिक्षयति यत् प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यथा अस्माकं प्रिवेंटिव मेथड्स एवं प्रकारेण अस्माभिः आचरणीयं। यथा अस्माकं शरीरस्य रोग प्रतिरोध शक्तिः परिबृंहिता भविष्यति। रोगः अस्माकं कृते आक्रमणं नैव करिष्यति। यदि अस्माकं शरीरं दुर्बलं स्यात्, शरीरे यदि काचन दुर्बलता स्यात् तर्हि एतादृशाः रोगाः अवश्यमेव अस्माकम् आक्रमणं करिष्यन्ति। एतदर्थं भागवतेन कथ्यते प्रिवेंटिव मेडिसिन प्रसंगे कः रोगः भवति न जे अष्टविधान उपायान् सर्वदा एव अवलम्बन्ते ते निरोगाः भवन्ति, अरोगाः भवन्ति। नरो मिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वशक्तः दानी परम सत्य परक्यमावान आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। अर्थात जनः मित आहार युक्तः अर्थात मेजर सात्विकम् आहारं करोति सः कदाचित् रोगयुक्तः न भवति। मित विहार अर्थात आवश्यकता अनुसारेण सः परिश्रमं करोति, व्यायामं करोति, अतः मित विहार। तृतीयं भवति समीक्षाकारी। आयुर्वेदे प्रज्ञापराध विषये एव उक्तम्। अर्थात यदि अस्माभिः यत् क्रियते यदि तत् विधि अनुसारेण क्रियते, विवेकानुमोदितं कर्म तत् यदि भवति तर्हि कदाचित् अस्माकं मनसि प्रतिक्रिया न स्यात्। माइंड टेंशन, मेंटल टेंशन नैव भविष्यति। यतः अस्माभिः या निष्पत्तिः गृह्यते सा निष्पत्तिः विवेकानुमोदिता
विधिसम्मता तथा अस्माकं स्वार्थस्य कृते सा निष्पत्तिः तत्र उपयुक्ता न भवति। सर्वेषां हिताय एव सा निष्पत्तिः प्रकल्पते। विषयेषु असक्तः चतुर्थ पदक्षेपः एव भवति। विषयेषु असक्तः रूप रस गंध स्पर्श शब्द स्पर्शः इति विषयाः। एकः जनः यदि विषयान् प्रति असक्तः नाम अनासक्तः पद्मपत्रमिवाम्भसा स्यात् तर्हि सोऽपि अरोगः भवति। नरो मिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेषु असक्तः। दानी सर्वदा अस्माकम् अंतःकरणं करुणा संयुक्तं भवेत्। दानार्थम् अस्माकं हस्तजुगलं सर्वदा एव प्रवर्तेत। तेन अस्माकं मनः निर्मलं, मनसि आनन्दः शान्तिः भवति। तत् चारिटी इति आङ्ग्लभाषायां कथ्यते। सत्यपरः, सत्यपरः नाम ट्रुथफुल। वयं सर्वदा एव सत्यं ब्रूमः, यत् किमपि भवतु, कम व्हाट मे, we won't budge an inch from the path of truth। तदेव यदा क्रियते। पुनः सत्यपर क्षमावान्। क्षमावान् नाम सहनशीलतायाः अवतार स्वरूपः यदि वयं भवामः। कश्चन यदि गालिं करोति तर्हि तत्क्षणात् यदि अस्माकं प्रतिक्रिया स्यात् तस्याः प्रतिक्रियायाः प्रभावः अस्माकम् उपरि एव पतिष्यति। क्रोधस्य प्रभावः अस्माकम् उपरि एव प्रतिष्ठति। अतः वयं क्रोधान्विताः यदि भवामः अन्येषां क्षतिर्न भवति, अस्माकमेव क्षतिः भवति। अतः एतदर्थं सहनशीलतायाः आवश्यकता, क्षमायाः आवश्यकता। क्षमा नाम सहनशीलता। सर्वं सः यदा यथा सहनशीला भवति तथा तदर्थं सा अस्माकं माता जननी एव भवति। अत्र दानी परं सत्यपरं क्षमा आप्तोपसेवी। अयं तु अष्टमः विभागः। अर्थात् आप्तोपसेवी जे वृद्धाः, जे अभिज्ञाः, तेषाम् उपदेशानुसारेण वयं वर्तामहे समाजे। यदि तेषाम् उपदेशस्य अनुसरणं वयं कुर्मः तर्हि अस्माकम् अपि रोगः न भवति। इति प्रिवेंटिव मेडिसिन, अष्टविधानां प्रिवेंटिव मेडिसिन विषये भागवतेन उक्तम्। एवं प्रकारेण आयुर्वेद मध्ये अस्माकं सर्जरी, ईएनटी, सर्वम् एनेस्थेसिया सर्वमेव विद्यते। संस्कृतम् अद्य यदि लोकप्रियं भवितुम् अर्हति तर्हि संस्कृते यत् विज्ञानम् अस्ति तत् इंजीनियरिंग साइंस भवतु अथवा मेडिकल साइंस भवति, यदि अथवा कंप्यूटर साइंस भवति, तादृशस्य विज्ञानस्य यदि उद्भावनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, तादृशं विषयवस्तु आधारीकृत्य यदि काव्यानां रचनं भवेत्, शास्त्राणां रचनं भवेत्, गद्यकाव्यानां वा पद्यकाव्यानां विरचनं भवेत् तर्हि तानि काव्यानि शास्त्राणि अवश्यमेव समाजे आदृतानि भविष्यन्ति। भवतु एतत् सर्वं संस्कृतज्ञैः अवश्यमेव ज्ञातव्यम्। आयुर्वेदः अस्माकमेव भारतीयानामेव शास्त्रं भवति। यथा संस्कृतं यथा उक्तम् एतत्तु अम्ब्रेला सब्जेक्ट भवति। छत्रतुल्यं विशालं महाकाशतुल्यम् एकं विशालम् एव विषयवस्तु भवति। तस्य अधीने इंजीनियरिंग साइंस विद्यते, चिकित्सा विज्ञानं विद्यते, आईटी विज्ञानं विद्यते, कंप्यूटर साइंस संगणक यंत्र विज्ञानम् अपि विद्यते, नीति विज्ञानम् अस्ति, विधि विज्ञानम् अस्ति। सर्वमेव ज्ञान विज्ञान प्रयुक्ति विद्यायाः आधार स्वरूपं भवति संस्कृतम्। एतदर्थं वेदे उक्तं द्वे विद्ये वेदितव्ये परा अपरा च। यथा संस्कृतं परा विद्यायाः कृते आवश्यकं तथा अपरा विद्यायाः कृते। अर्थात संप्रति अस्माभिः कथ्यते that our education should be skill oriented, skill based। जस्तु क्रियावान पुरुषस्य विद्वान इति शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा। जस्तु क्रियावान पुरुषस्य विद्वान इति बहु प्राचीन कालादेव विष्णुशर्मणा उक्तम्। परा विद्या ब्रह्म विद्या, अपरा विद्या तु विज्ञान विद्या भवति। शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, विज्ञान विद्या। अतः
राजकिशोरार्य महोदयेभ्यः पुनरेकवारं वयं स्वागतं सुस्वागतं विनिवेदयामः। ते तु अस्माकं कृते यथा राजानः भवन्ति तथा किशोराः तथा आर्याः सर्वे तु संस्कृतशब्दाः एव। संस्कृतभाषायाः संस्कृतशास्त्राणां ते एव मूर्तिमन्तः स्वरूपाः भवन्ति। भवतु एकवारं पुनः तेभ्यः स्वागतं विनिवेद्य ये अद्य अस्माकं व्यासश्री परिवारेण प्रति रविवासरं न केवलं प्रति रविवासरं प्रतिक्षणम् एव संयुक्ताः भवन्ति। ते अस्मदीयाः अस्माकं परिवारस्य एव सदस्याः, न केवलं भारतीयाः, भारतात् बहिरपि अनेके संयुक्ताः भवन्ति। व्यासः एव ज्ञान विज्ञान प्रजुक्ति विद्यायाः महान् अवतार स्वरूपः एव भवति। अतः ते व्यासश्री परिवारेण सह न युक्ताः भवन्ति, ते व्यासेन सह युक्ताः भवन्ति। ते भारतवर्षस्य ज्ञान विज्ञान प्रजुक्ति विद्या परम्परया सार्धमेव युक्ताः संयुक्ताः भवन्ति। अतः तेभ्यः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं मम नमोवाकं विनिवेद्य जे विशेषतः जे कनिष्ठाः तरुणाः अनुसन्धातारः विद्यार्थिनः संस्कृतम् आधारीकृत्य समाजे किञ्चित् कर्तुमेव इच्छन्ति तादृशः अपि अत्र तरुणाः विद्वांसः उपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः मम शुभकामनाः शुभाशीर्वादं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्कारः। वयं कृतकृत्याः भवतां वचोभिः भवन्तः वाग्भटस्य वचनम् उररीकृत्य तत्र प्राणदायिनी अष्टविधानि औषधानि कथम् अस्माकं जीवने अत्यन्तम् आवश्यकानि भवन्ति अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् उक्तवन्तः। अतः व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां चरणकमलयोः पुनः एकवारं प्रणतिततिः विनिवेदयामि। तर्हि इदानीं समयः सञ्जातः, वयं प्रकृतम् अनुसरामः। तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे डॉक्टर राजकिशोर आर्य महोदयान् ते तेषां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। अद्य तेषां विषयः वर्तते आयुर्वेद ए न्यू रिसर्च एरिया फॉर संस्कृत। आचार्य। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र के इस अंतर्जालीय पुट पर सर्वप्रथम इस सभा के सभापति परमादरणीय परम सम्माननीय विद्वत वरेण्य आचार्य हरिकृष्ण सतपथी सर को प्रणाम पूर्वक प्रणाम निवेदित करता हूँ। इस कार्यक्रम के प्रस्तावना उद्घोषक आचार्य प्रमोद चंद्र मिश्र वर्याः, अन्ये च अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकाः प्रोफेसर डॉक्टर बुद्धेश्वर सदंगी वर्याः, अन्ये च संयोजक पदमलं कुर्वाणाः आचार्याः प्रशांत कुमार महिला वर्याः, अन्ये च सर्वेषां सर्वासां प्रणति पुरस्सरं सादरं प्रणमामि विनिवेद्य विषय आयुर्वेदा ए न्यू रिसर्च एरिया फॉर संस्कृत इति अधिकृत्य किंचित वच्मि। सबसे पहले जब हम अपना व्याख्यान जो है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाओं में सम्मिलित करते हुए देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद एक मॉडर्न मेडिसिन का जो है होने से इंग्लिश के साथ साथ हमें चलना होगा और संस्कृत का और हिंदी दोनों का सहयोग हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं इसके इतिहास पर, आयुर्वेद का जो इतिहास है। तो आयुर्वेद की जो हिस्ट्री है, आप सभी लोग जानते हैं आयुर्वेद की हिस्ट्री को जो दो तरह की विचारधाराएं प्राप्त होती है, एक भारतीय प्राप्त होती है और एक वैदेशिक प्राप्त होती है।
तो हमारे यहाँ तो यह मान करके चला जाता है कि जो वेद है, वेद और आयुर्वेद दोनों में वेद शब्द का प्रकरण किया गया है, और वेद से ही जैसे वेद की एक परंपरा चलती है, ऐसे ही एक समानांतर परंपरा के रूप में जो है आयुर्वेद को भी स्वीकार किया गया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि आयुर्वेद के अंतर्गत जिन विषयों का वर्णन प्राप्त होता है उसमें जो है सर्वप्रथम हम आयुर्वेद का वर्णन जो है ऋग्वेद में देखते हैं। आप देखिए कि पंचभूत चिकित्सा में सबसे पहले अग्नि की चिकित्सा आती है, और ऋग्वेद का प्रारंभ जो है अग्नि से होता है। अग्नि मिडे पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्न धातम। तो आयुर्वेद के कुछ तत्व जो है ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं, और बाद में जब आचार्य चरक और सुश्रुत और उनके जो कमेंट्री जल्हड़ जो आदि कमेंट्रीकार हुए, उन्होंने इसको जो है, क्योंकि आयुर्वेद का जो विषय है वो ज्यादातर अथर्ववेद से संबंधित है, और अथर्ववेद में इस विषय का, आयुर्वेद के विषयों का बहुत अधिक मात्रा में जो है प्रतिपादन किया गया है। इसलिए जो है पश्चातवर्ती जो व्याख्याकार है आयुर्वेद के, उन्होंने अथर्ववेद को उपवेद के रूप में जो है आयुर्वेद को स्वीकार किया है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में भी आयुर्वेदिक तत्वों का वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन संक्षेप में प्राप्त होता है, और अथर्ववेद में जो उसके आयुर्वेद के तत्वों का वर्णन जो है विस्तार से प्राप्त होता है। इसलिए जो है अथर्ववेद का उपवेद के रूप में जो है आयुर्वेद की कल्पना की जाती है। भारतीय शास्त्रीय परंपरा में जो है एक पंचम वेद के रूप में हमेशा जो है गणना की जाती है, चाहे वो महाभारत हो अथवा जो है आयुर्वेद को भी पंचम वेद के रूप में जो है कुछ आचार्यों ने स्वीकार किया है। आगे हम लोग देखते हैं आयुर्वेद के कुछ, क्योंकि बहुत सारे विषयों पर आयुर्वेद एक बहुत बड़ा एरिया है और सभी विषयों पर बहुत विस्तार से चर्चा करना मतलब संभव प्रतीत नहीं होता है, तो हम संक्षेप में ही कुछ अपनी बातों को रखते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले आयुर्वेद के जब उद्भव की बात करते हैं कि जैसे वेद का उद्भव हुआ वैसे ही आयुर्वेद की परंपरा को भी हम लोग मान करके चलते हैं, और अथर्ववेद के उपवेद के रूप में जो है आयुर्वेद को स्वीकार किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि आयुर्वेद के मुख्य आधारभूत जो ग्रंथ हैं उसमें जो है चरक संहिता प्राप्त होती है, सुश्रुत संहिता प्राप्त होती है, और आयुर्वेद के जो मूल ग्रंथ है जिसमें चरक संहिता है, और चरक संहिता आचार्य जो है चरक की रचना, आचार्य चरक प्रति संस्कृते, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आचार्य चरक की रचना चरक संहिता है, क्योंकि आयुर्वेद में एक बृहद, आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी परंपरा का प्रस्तावना या उस परंपरा के जो सिद्धांत हैं वो एक समय में नहीं बनते हैं, न जाने कितना समय लगता है, और वो जो सिद्धांत होते हैं वो धीरे धीरे करके स्थिर होते हैं, फिर उनको उसमें उसका परिष्कार होता है, फिर उनको और सुदृढ़ीकरण किया जाता है, उनका संशोधन किया जाता है, तब जाकर के कोई जो सिद्धांत है उसको मान्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठापित किया जाता है, चाहे वो व्याकरण का सिद्धांत हो या किसी अन्य परंपरा के सिद्धांत हो। तो जब इस रूप में हम लोग देखते हैं तो जो चरक संहिता है, आज जो चरक संहिता प्राप्त होती है कई परिष्कारों से होते हुए जो है आज के रूप में जो चरक संहिता है वो आचार्य चरक ने उसको जो है स्त्रीकरण किया, इसलिए चरक संहिता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी एक बहुत बृहद परंपरा प्राप्त होती है चरक संहिता आदि की। कहते हैं अग्निवेशश्च भेलश्च जतु कर्णः पराशरः हारिता क्षार पाणिश्च जगृहुस्तन मुनिर्वचः। इस जो परंपरागत स्कूल है इसमें 6 आचार्य प्राप्त होते हैं, अग्निवेश है, भेल है, जतुकर्ण है, पराशर है, हारित और क्षार पाणी, जिनकी और जो आचार्य हैं इनकी आज जो पुस्तकें हैं, आज जो उनकी संहिताएं हैं आज विलुप्त प्राय है, उनकी संहिता आज प्राप्त नहीं होती है, केवल हमें जो है चरक संहिता ही कुछ रूप में प्राप्त होती है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो आचार्य सुश्रुत का है, और आचार्य सुश्रुत जो है कहते हैं जो है बनारस में गंगा घाट के किनारे इनका पूरा सर्जिकल स्कूल हुआ करता था, और बनारस में रह करके जो है ये प्रैक्टिस किया करते थे। तो सुश्रुत संहिता में जो है 395 मेडिसिनल प्लांट्स का वर्णन मिलता है, 57 ड्रग्स ऑफ एनिमल्स, 4 मिनरल्स और बहुत सारी चीजों का वर्णन प्राप्त होता है। आप लोगों ने देखा चरक संहिता मूलतः जो है काय चिकित्सा का प्रधान ग्रंथ माना जाता है, काय चिकित्सा मतलब मेडिसिन का ग्रंथ माना जाता है, और जो सुश्रुत संहिता है बेसिकली ये सर्जरी का ग्रंथ माना जाता है, और इसके अंदर शल्य क्रिया की जितनी भी चीजें वर्णित है वो सारी की सारी आचार्य सुश्रुत के द्वारा वर्णित सुश्रुत संहिता में जो है प्राप्त होती है। यहाँ तक जितनी भी प्रकार की आज सर्जरियां होती हैं उसका सुश्रुत संहिता में जितनी प्रकार की सर्जरियों का वर्णन है उसमें हम लोग अभी तक जो है
40 to 60% सर्जरी को करने में ही समर्थ हैं, चाहे वो आयुर्वेद की सर्जरी हो अथवा मॉडर्न मेडिसिन में जो सर्जिकल डिपार्टमेंट होता है उनके द्वारा जो की जाने वाली सर्जरी है उसमें 50 to 60% अराउंड में ही हम लोग आज कर पाते हैं। क्योंकि इन्होंने जो केवल सर्जरी का वर्णन किया है सुश्रुत संहिता में, वो केवल मनुष्यों की सर्जरी का वर्णन ही नहीं किया, बल्कि इसमें बहुत सारे पशुओं का, पक्षियों का और न जाने कितने असंख्य प्रकार की जो है सर्जरी का वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि 2 ग्रंथों के बाद एक अष्टांग हृदयम के रूप में जो है वाग्भट्ट का ग्रंथ है। इसके बाद अन्य विभिन्न स्कूलों के अलग अलग यहाँ ब्रांचेस आयुर्वेद में पाई जाती हैं। बेसिकली अष्टांग आयुर्वेद कहा जाता है। तो आयुर्वेद के जो है 8 ब्रांचेस मुख्य रूप से मानी जाती हैं, जिसमें सर्वप्रथम है काय चिकित्सा है, फिर शल्य चिकित्सा है, फिर शाला की चिकित्सा है, फिर बाल चिकित्सा है, फिर जरा चिकित्सा है, वाजीकरण चिकित्सा है और ग्रहण चिकित्सा और विष चिकित्सा के रूप में ये अष्टांग आयुर्वेद की स्थापना की जाती है। अब हम लोग देखते हैं अष्टांग आयुर्वेद में एक स्कूल एक जो ब्रांच है उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं काय चिकित्सा के विषय में। और काय का मतलब होता है शरीर, और इसमें जो है काय मतलब अग्नि और काय मतलब शरीर। जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसका जो है या तो जठराग्नि मंद हो जाती है, तब व्यक्ति के अंतर्गत बीमारी आती है, अथवा शरीर में जो है दोषों का जो असात में हो जाता है उस समय उस स्थिति में जो है दिक्कत होती है, तब इसमें जो है काय चिकित्सा मतलब जनरल मेडिसिन का प्रयोग होता है। और यहाँ पर जो है काय चिकित्सा में बेसिकली जो है शरीर को महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। और शरीर में जो है आमाशय होता है, आमाशय के अंतर्गत दुख और जितने भी प्रकार का पेन मैनेजमेंट आप दुनिया में देखते हैं, जितने भी प्रकार का आपको जो है दर्द होता है, पेन होता है, या आपको ये नहीं पता कि किस ब्रांच में जाकर के हमें अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में तो लगभग 68 ब्रांचेस पाई जाती है। और आयुर्वेद में जो है काय चिकित्सा एक बहुत ब्रॉड एरिया है, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो स्कूल्स हैं उसको इसके अंतर्गत समाहित किया जाता है। और बेसिकली ये इसको सरल भाषा में कहें तो जो कार्य मॉडर्न मेडिसिन डिपार्टमेंट करता है वही जो है आयुर्वेद में जो है काय चिकित्सा के अंतर्गत जो है उसकी चर्चा की जाती है। आगे हम लोग चलते हैं शल्य तंत्र। शल्य तंत्र जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सर्जरी का प्रधानभूत ग्रंथ माना जाता है। और आप देखते हैं भारतीय परंपरा में एक लंबे समय की हमारी जो ऐतिहासिक परंपरा रही है, चाहे वो हमारे वेदों में देखिए बहुत प्रकार के संग्रामों का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलिए रामायण में भी युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है, महाभारत में तो महाभारत ही है, उसकी बात ही क्या करना। तो संपूर्ण जो शास्त्रीय परंपरा है वहाँ पर जो है इस तरह के युद्धों का वर्णन बहुतायत में प्राप्त होता है। और आप जानते हैं जब युद्ध होगा तो युद्धों में व्यक्ति घायल भी होगा और उसके क्षत विक्षत भी होगा और जो है अस्थि भंग शरीर का भंग भी होगा। तो ऐसी परंपरा में जो है हमारे यहाँ इतनी समृद्ध सर्जरी की परंपरा थी। आप लोग देखिए महाभारत में बहुत समय ऐसे आप ऐसे बाणों का युद्ध हो रहा है, व्यक्ति क्षत विक्षत है और अगले दिन आप फिर देखते कि रणभूमि में वो खड़ा है। इसके पीछे जो कार्य करता था, इसके पीछे जो स्कूल था हमारे यहाँ, वो एक शल्य तंत्र इतना सर्जरी का इतना बेहद स्कूल था। चाहे रामायण कालीन आप देखिए, चाहे महाभारत कालीन स्कूल को देखिए, अथवा वैदिक काल में आप देखिए देवों और असुरों के बीच में हमेशा युद्ध होता रहता था। और आपने अश्विनी कुमारों की चर्चा सुनी होगी। अश्विनी कुमार जो है हमेशा उनको तुरंत जो है नव यौवन प्रदान करते थे, तुरंत स्वस्थता प्रदान करते। तो हमारे यहाँ जो है एक ये जो शल्य तंत्र की एक बहुत समृद्ध विरासत थी और एक समृद्ध परंपरा वेद से लेकर के और उत्तर महाभारत और आज समय तक प्राप्त होती है। महाभारत के बाद इस स्कूल का जो है बहुत ज्यादा इसके ग्रंथ और उसके लेखन परंपरा नहीं हुई, लेकिन उससे पहले तक जो है शल्य तंत्र हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक जो है अमूल्य स्कूल था, अमूल्य धरोहर थी। और आप जानते हैं पूरी दुनिया में आप देखिए हम लोग वेद के समय पर सर्जरी की चर्चा किया करते थे और उस समय पूरी दुनिया का पूरी दिया उसको आप देख लीजिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, ब्रिटेन हो, जितनी दुनिया की कंट्री अपने आप को कहती है कि हम लोगों ने जो है अपने आप को शल्य तंत्र में या आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में हमने अपने आप को एक लोहा मनवाया है। आप उनके ग्रंथों को उठा करके देखिए, पूरी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जो है 200-400 सालों का इतिहास
के अंतर्गत आती है। और हमारे यहाँ जो है आप वेद से लेकर के आज तक की परंपरा में देखिए तो आज तक वेदों से लेकर के और आज तक की परंपरा में शल्य तंत्र एक अमूल्य धरोहर है और अमूल्य विज्ञान के रूप में पूरी दुनिया और पूरी मानवता के एक नया रास्ता दिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज चीन में जिन सर्जरी की बात की जाती है उससे पहले आप देखिए आप लोगों ने ऐतिहासिक परंपरा देखी होगी और इतिहास की परंपरा में देखिए अशोक के समय में उनके पुत्र और पुत्रादि कहाँ जाकर के जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा के साथ साथ आयुर्वेद का जो परंपरागत ज्ञान था वो दुनिया में गया। और आयुर्वेद का जो उस परंपरागत ज्ञान के रूप में यहाँ के जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने जो पूरी एक परंपरा है, पूरी जो आयुर्वेद की एक विरासत थी, आप पूरी चीन का जो परंपरागत चिकित्सा विज्ञान है उसका नामांतरण छोड़ दीजिए तो पूरा का पूरा आयुर्वेद शब्दों को बदल देने से कोई चिकित्सा पद्धति नहीं बदला करती मित्रों। तो हमारे देश, हमारे भारतीय जो चिकित्सा पद्धति थी इसने पूरी दुनिया में उस समय चिकित्सा पद्धति को पहुंचाया था जब दुनिया में आप देखिए कुछ देशों में बर्फ है, कुछ में पानी है, कुछ में तेल है, वहाँ पर खाने की स्थितियां नहीं थी। ऐसे समय में भारतीय मेधा और भारतीय चिकित्सक जो है पूरी दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी किया करते थे जिसके दुनिया में कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हमारी भारतीय विरासत परंपरा में शल्य तंत्र का एक अमूल्य योगदान भी है। और आज के समय में जो है जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी मॉडर्न मेडिसिन में आर्स, उदर, गुल्म आदि रोगों की कोई चिकित्सा नहीं होती है। आज भी जो है भारतीय परंपरा में आयुर्वेद के अंतर्गत क्षार सूत्र के द्वारा जो है आप लोग जानते हैं अर्श भगंदर आदि की जो है आप कितना भी ऑपरेट करते रहिए उसके जो टिश्यूज होते हैं पुनः क्रिएट हो जाते हैं, फिर हो जाता है और उसका कोई जड़ से इलाज नहीं होता। आप मेडिसिन लीजिए, आप देखिए बीपी है ना, शुगर है, बताइए मॉडर्न मेडिसिन में कहीं पर भी इसका बहुत ज्यादा रोकथाम की चर्चा नहीं आती है कि जड़ से खत्म हो जाएगा ऐसा। लेकिन आयुर्वेद के अंतर्गत इस तरह की प्रक्रियाएं प्राप्त होती हैं और प्रक्रिया ही प्राप्त नहीं होती। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर बहुत प्रकार की जो ये जिन रोगों की चर्चा हम लोग कर रहे थे उनकी औषधियां उपलब्ध है और व्यक्ति बहुत सरलता से जो है इजली सही हो जाते हैं। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनोरंजन साहू सर है जिन्होंने क्षार सूत्र का आविष्कार किया और भगंदर आदि के अंतर्गत जो है क्षार सूत्र की क्रिया से जब सर्जरी की जाती है तो दोबारा ये बिल्कुल एकदम जड़ से समाप्त हो जाता है। और उक्त रक्तचाप, मधुमेह आदि में भी जो है आयुर्वेद के अंतर्गत बहुत सारे मेडिसिन का निर्माण किया गया है। और भारतीय चिकित्सा में प्रोफेसर अजय पांडे सर है जिनका अद्भुत कार्य है और वो जो है मधुमेह और रक्तचाप आदि में जो है उनके द्वारा जो निर्मित औषधियां हैं वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई है। आगे हम लोग देखते हैं सालाक तंत्र। सालाक तंत्र के अंतर्गत जब हम लोग आगे चर्चा करते हैं तो सालाक का मतलब होता है नाक, कान, गला आदि के जो चिकित्सा होती है उस विभाग में, तो उस विभाग का नाम सालाक्य होता है। और हमारे यहाँ जो है नाक, कान, गला के साथ साथ दंत चिकित्सा का वर्णन भी इस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। और इसमें जो है बहुत तरह की प्रक्रियाओं के द्वारा जो है चिकित्सा की जाती है और बहुत ही बेहद शल्य के बाद अगर कोई स्कूल या कोई ब्रांच है जो आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण है वो सालाक्य विभाग है जिसके अंतर्गत जो है हम नाक, कान, गला, आंख और दांत आदि की चिकित्सा हम बेहद से विस्तार रूप से हम लोग करते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कौमारभित बाल रोग। आज दुनिया में आप देखिए बाल रोग के अंतर्गत जो है इस विभाग में 12 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो है चिकित्सा किया जाता है। बच्चा जब जन्म के बाद जो है जन्म जो होता है वो प्रसूति तंत्र विभाग देखता है और जन्म के बाद जो है बच्चे के अंदर क्या ग्रोथ हो रही है, उच्चारण सही हो रहा है और जो परंपराएं हैं और जो प्रक्रियाएं हैं वो सही है कि नहीं है, उसका जो चर्चा है वो कौमारभित विभाग के अंतर्गत हम की जाती है और 12 साल से कम उम्र के बच्चों का चिकित्सा यहाँ पर की जाती है। आज देखिए जब हम लोग बात करते हैं कि चरक संहिता में कौमारभित की चिकित्सा, बाल चिकित्सा, बच्चों की चिकित्सा, आज पूरी दुनिया में आप लोगों ने सुना होगा कि जो है जर्मनी ने, जापान ने एक ऐसा लैब बना दिया है जहां पर जो है बच्चों के अंदर आप किस तरह के गुण चाहते हैं, बच्चे के अंदर कैसा नॉलेज होना चाहिए, बच्चे का शरीर कैसा होना चाहिए, बच्चे की आयु कितनी लंबी रहनी चाहिए, ये सारे के सारे वो टिश्यूज जो है इकट्ठा करके जो है शुक्र और रज को मिला करके लैब में जो है व्यक्ति का पूरा शरीर का निर्माण कर देते हैं। और लास्ट में जो है आप लोग जानते हैं कि IVF टेक्निक्स आदि के द्वारा जो है गर्भ में धारण करा करके उसका जो है जन्म कराया जाता है। लेकिन जब हम अपने प्राचीन परंपरागत शास्त्र में देखते हैं तो हमारे यहाँ एक संस्कारों की जो है एक विस्तार से परंपरा प्राप्त होती है। आप संस्कारों के अंतर्गत अध्ययन कीजिए तो वहां पर जो है इस तरह की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं कि बच्चे का जन्म कैसे हो, किस तरह के गुण होने चाहिए, किस तरह के उसके अंदर संस्कार पड़े, बच्चा किस तरह का होगा, बच्चा जो है
मेल होगा, फीमेल होगा, इस तरह की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, इन सब की सब प्रक्रियाओं का वर्णन आप देखिए जो है महाभारत में जो है वो जन्म में ही जो है पूरा चक्रव्यूह के चर्चा आप लोगों ने सुना कि जन्म के अंतर्गत संस्कार और उनके अंदर जो पड़ने वाली परिपक्व अवस्था जो हमारे संस्कारों में एक अद्भुत रूप से प्राप्त होती है, वो पूरा का पूरा जो क्रियाकलाप है, कैसे जन्म हो, बच्चे के अंदर कैसे गुण हो, ये सारी की सारी जो चर्चा जिस ब्रांच के अंतर्गत की जाती है वो है कौमारभृत्य बालमूल। आगे हम लोग देखते हैं अगर तंत्र, बेसिकली ये टॉक्सिकोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है और इसमें जो है विष चिकित्सा की जाती है। आप देखिए वेदों में आप लोग जानते हैं कि वेदों में अथर्ववेद में सर्प चिकित्सा का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। उस समय की चर्चा करते हैं जिस समय भारतीय परंपरा में इस तरह के गांव, इस तरह के नगर और नहीं थे, व्यक्ति जंगल में रहता था और नदी किनारे होता था और जो है पर्वतों पठारों की स्थितियां थी और उस समय में जो है जब चर्चा इस तरह की चल रही थी, उस समय आप जानते हैं कि किसी प्रकार का चिकित्सा नहीं था। सर्प व्यक्ति को डस लेता था, काट लेता था, बिच्छू थे और विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर घूमते थे, उनसे रक्षा कैसे की जाए। तो आप जानते हैं उस समय कुछ नहीं हुआ करता था, इतने बड़े बड़े चिकित्सालय, लेकिन उस समय आयुर्वेद की प्रक्रिया, आयुर्वेद के अंतर्गत जो वृक्ष थे, जो वनस्पति थे, आप अथर्ववेद को खोल करके देखिए, वहां पर है कि सर्प ने यदि काट लिया है तो आप इस पत्ते को रगड़ करके उस व्यक्ति को सुंघा दीजिए, तो व्यक्ति क्या है पुनः मतलब सही हो जाता था। बिच्छू ने अगर काट लिया तो उस पत्ते को रगड़ करके उसको दे दीजिए। और आप यहाँ तक ही नहीं, व्यक्ति का अगर जो कट करके अलग हो जाता था, ऐसे ऐसे गठजोड़ जैसे हमारे यहाँ वृक्ष आदि वनस्पतियां आदि पाई जाती हैं, जो अगर आपका हाथ कट भी जाए और सर्प ने अगर उसको काट भी दिया है तो उसको क्या है जोड़ दिया जाता था। ऐसी परंपरा मतलब जो है अथर्ववेद में विस्तार से प्राप्त होती है। और टॉक्सिकोलॉजी का बेसिकली अगर स्टार्टिंग कहा जाए पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया को अगर विष चिकित्सा के बारे में अगर कोई नया ज्ञान देने में सक्षम है तो केवल और केवल आयुर्वेद की वो भारतीय चिकित्सा परंपरा और प्रणाली है। और वो चरक और सुश्रुत संहिताएं हैं जो आज भी दुनिया में विष के बारे में जितना विस्तार से आपको चर्चा प्राप्त होती है। आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़िए, कितने प्रकार से 40 प्रकार की विष की वर्णन किया जाता है। पूरी दुनिया में उस समय तो विष की चर्चा भी नहीं की जाती थी और हमारे यहाँ 40 प्रकार की विष का वर्णन अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। कि राजा भी आप जानते हैं कि राजा को भी क्या दिया जाता है, धीरे थोड़ा थोड़ा विष दिया जाता है। यदि राजा पर कोई आक्रमण करे और विष का प्रयोग करे तो राजा के अंतर्गत विषैला तत्व इतना विद्यमान हो कि उस विष का कोई भी असर न हो और राजा जीवित रहे। तो इस आप चाणक्य का जो है मुद्रा राक्षस आदि जो ग्रंथ है उन ग्रंथों का अध्ययन करिए और अर्थशास्त्र आदि जो ग्रंथ है उनमें भी इस प्रकार के विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। तो विष चिकित्सा का जितना वर्णन भारतीय परंपरा में आयुर्वेद में प्राप्त होता है पूरी दुनिया में उतना शायद अभी तक नहीं मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं भूत विद्या। ये भी एक अपने आप में अद्भुत विषय है। पंचभूत की बात जो की जाती है, भूत का मतलब वो घोष्ट वाला भूत नहीं है, गाने वाला भूत नहीं है, बल्कि पंचभूत की चर्चा यहाँ पर की जाती है। और आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है पंच तत्व मिल बना शरीर, 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। हमारी भारतीय दर्शन परंपरा में भी पंचभूतात्मक शरीर की ही चर्चा की जाती है। तो भूत विद्या आप देखिए पूरी दुनिया में व्यक्ति के अंतर्गत जो है कई बार चरक संहिता में एक ऐसा वर्णन प्राप्त होता है जब व्यक्ति के अंदर ऐसी बीमारी हो जाए जो लाइलाज हो, उसका कोई इलाज ना हो, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया तो जो है आचार्य चरक ने उत्तर दिया कि जब व्यक्ति को जो है इस तरह की अवस्था हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, जिस स्थान पर उसका जन्म हुआ है, जिस मिट्टी में उसका जन्म हुआ है उस वहां पर उसको ले जाना चाहिए और क्या है गड्ढा करना चाहिए और कमर तक गड्ढा होना चाहिए। गड्ढा में गाय का लेपन किया जाना चाहिए और उसको रात्रिकालीन जो है उस गड्ढे में लिटा करके जो है उसको शयन कराना चाहिए। इससे जो उसके अंतर्गत जो उत्तक है, उसके जो सेल्स है वो रीजनरेट हो सकते हैं और रीजनरेट होने से शायद उसकी जो लाइलाज बीमारी है उसका इलाज हो जाए। आज पूरी दुनिया में इस तरह की चिकित्सा नहीं की जाती है। आप लोग जानते हैं बच्चे का जो जन्म होता है, बच्चे का जो नाल होता है जिसको काट करके अलग किया जाता है, पूरी दुनिया में आज उसका प्रिजर्वेशन होता है। और उसके जो टिश्यूज हैं, जब आपकी एज ज्यादा हो जाती है और एज को कम करने के बारे में जब चर्चा की जाती है तो वो जो नाल है जिसको जो है लैब में सुरक्षित किया जाता है और उसका 1 साल का खर्चा जो है अरबों खरबों में आता है, जो आम आदमी के लिए आज मतलब जो है बहुत ही
संभव नहीं है कि अरब खरब रुपया किसके पास होगा। जो बड़े बड़े लोग हैं वो आज भी अपने बच्चे का जो नाल है उसको सुरक्षित रखवाते हैं लैब में, और जैसे उसको कोई बीमारी आती है जो ज्यादा उम्र हो जाता है तो वो क्या है कि उसके टिश्यूज को निकाल के उस व्यक्ति के अंदर प्रत्यार्पण किया जाता है और टिश्यूज रीजनरेट करते हैं, तो व्यक्ति पुनः जो है युवावस्था को प्राप्त कर जाता है, कुछ उसकी आयु जो है बढ़ जाती है। ऐसा अभी तक साइंस में माना जाता है और साइंस ने इतनी तरक्की की है, और ये मतलब मेडिकली काफी हद तक जो है अमेरिका आदि जो बड़े कंट्रीज है वहाँ पर इस तरह की चीजें होती है। लेकिन भारत में भी इस तरह के कुछ बड़े बड़े चिकित्सालय हैं जो है वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी आज भी उपलब्ध है, लेकिन आम जनमानस के लिए इस तरह की चिकित्सा नहीं है और बेसिकली उसको फेंक दिया जाता है, तो इतना ज्यादा मतलब जो है वो नहीं होता। तो हमारे यहाँ जो भूत चिकित्सा थी वो बहुत विस्तार से इस चीज का जो है वर्णन वहाँ प्राप्त होता है, और भूत विद्या के द्वारा जो है हम लोग इस तरह की एक अलग चिकित्सा की बात की जाती है। फिर आगे हम लोग देखते हैं रसायन। रसायन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य धरोहर है, और इसके अंतर्गत जो है बहुत प्रकार की जो है चर्चा यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जब रसायन की चर्चा की जाती तो रसायन के जो है मुख्य उद्देश्य, रसायन कई प्रकार का होता है, और रसायन के अंतर्गत औषधि निर्माण रसायन, और जो है आप ये जो जितने भी हम लोग पहनते हैं रत्न मूंगा माणिक्य आदि या स्वर्ण और रजत आदि के जो आभूषण पहनते हैं, ये सारे के सारा किस आभूषण को पहनने से कौन सी बीमारी दूर हो जाती है, किस रत्न को धारण करने से कौन सी बीमारी दूर हो जाती है, इन सब का वर्णन बहुत विस्तार से इस रसायन में प्राप्त होता है। और बेसिकली है इसके अंतर्गत जो है दो प्रकार की चर्चा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति का एज ज्यादा हो गया है तो उसको कम कैसे किया जाए, उसको नव यौवन कैसे मिले, नई ताकत एनर्जी कैसे मिले। आप जानते हैं आज पूरी दुनिया पागल इसी पर है। पूरी दुनिया चाहती है कि मैं कैसे अपनी वृद्धावस्था से मुक्त हो पाऊं, मैं कैसे अपनी युवावस्था में आ पाऊं। आप बहुत सारे मेडिसिन मार्केट में आप देखते हैं, लेकिन उनका कोई बेनिफिट खास नहीं होता है। लेकिन आयुर्वेद का जो एक मेडिकेटेड जो मेडिसिन होता है उससे हम लोग इस मतलब इन चीजों से मुक्त होने की तरफ जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें कई प्रकार की आयु को बढ़ाने के बारे में बात की जाती है, और जो है वृद्धावस्था से मुक्ति की बात की जाती है, शरीर के सामर्थ्य को बढ़ाया जाता है, रोगों का नाश किया जाता है। तो इन सारी चीजों का वर्णन यहाँ पर विस्तार से प्राप्त होता है। फिर अगला जो प्रक्रिया है वो है वाजीकरण। वाजीकरण के बेसिकली आप जो है इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए इसका वाजीकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। कि वाज मतलब होता बेसिकली आवाजी, वाजीकरण मतलब अर्थात अश्व की तरह शक्ति व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य पैदा करना, जिससे कि वो नपुंसकता आदि जो बीमारियां हैं उससे मुक्त होकर के वो संतानोत्पत्ति की तरह जो है वो आगे बढ़ सके। बेसिकली इसके अंदर गुणसूत्र की चर्चा की जाती है, और गुणसूत्र में परिवर्तन कैसे किया जाए उसके बारे में चर्चा की जाती है। आज भारत में एक केवल इसी को लेकर के है जो IVF तरह टेक्निक्स जो आई भारत में, उसका जो सूत्रपात, उसके जो मूल सिद्धांत वो इसी विभाग से प्राप्त होते हैं, इस सिद्धांत से आयुर्वेद के प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो है तीन प्रकार की बेसिकली शुक्र की चर्चा आप सभी जानते हैं। शुक्र और जो है रजनीक से संतानोत्पत्ति होती है, तो शुक्र के जो है तीन प्रकार का शुक्र यहाँ प्राप्त होता है। अल्प शुक्र होता है तो उसको जो है उसका संतर्पण किया जाता है, और दूषित शुक्र का शुद्धिकरण किया जाता है, और जो क्षीण शुक्र होता है जिसमें कम वृद्धि होती है उसके लिए जो बहुत सारे घृत कुमारी आदि औषधियों को दे करके उसके जो है शुक्र को पुष्ट किया जाता है। तो इस तरह की चर्चा यहाँ पर विस्तार से प्राप्त होती है। हम लोग मतलब जो है समय तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो जो इसके मूलभूत सिद्धांत है उन पर चर्चा करते हुए हम लोग जो है बेसिकली इस चर्चा पर आना चाहते हैं कि संस्कृत और आयुर्वेद में क्या अंतर संबंध है, और कैसे जो है संस्कृत के अध्येता, संस्कृत के छात्र, संस्कृत के विद्यार्थी कैसे इसका बेनिफिट ले। तो उस पर हम लोग लास्ट में आते हुए चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं आयुर्वेद के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। आचार्य हरे कृष्ण सर के बाद इन विषयों पर बहुत ज्यादा सर ने तो बहुत विस्तार से और बहुत जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को छुआ है, तो उन बिंदुओं के बाद कुछ बातों पर जो है हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आयुर्वेद के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। आतुरस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको और कैसे स्वस्थ रखा जाए, और जिसको रोग हो गया उसके रोग को कैसे दूर किया जाए, इन दो पर आयुर्वेद फोकस करता है। जब आप आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर केवल आप रोगी होते हैं तब जाते हैं और आपको दवाई देकर वो ठीक करते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह की चर्चा नहीं है कि यदि आप स्वस्थ हैं तो कैसे लंबे समय तक स्वस्थ रहें। इसकी चर्चा केवल आयुर्वेद में प्राप्त होती है। तो हमारे यहाँ दो मुख्य उद्देश्य माने जाते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखा कैसे जाए लंबे समय तक, और अगर कोई रोगी हो गया तो उसको कैसे स्वस्थ किया जाए, उसकी चर्चा यहाँ पर प्राप्त होती है।
फिर हमारे यहाँ बेसिक प्रिंसिपल्स जो है पंच महाभूत चिकित्सा जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। पंच महाभूत चिकित्सा में बेसिकली जो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। और इन 5 तत्वों में जब शरीर की 5 तत्वों में यदि कोई शरीर बढ़ जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं, और कोई तत्व घट जाता है तो भी हम बीमार हो जाते हैं। सम अवस्था इनको बहुत आवश्यक होता है, इसलिए इस ब्रांच की चर्चा यहाँ पर की जाती है। ये 5 एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, जिसमें अग्नि है, वायु है, जल है और पृथ्वी है। और ये जो खाली आकाश है ये आकाश तत्व माना जाता है बेसिकली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 5 तत्व से जो है त्रिदोष, 3 दोष कैसे उत्पन्न होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ये पंच महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। फिर अब देखिए 2 तत्वों से मिलकर के कैसे वात बनता है। तो आकाश और वायु से मिलकर के जो है वात बनता है। जब 5 तत्वों में 2 तत्वों की प्रधानता शरीर में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में वात बढ़ जाता है और वायु से संबंधित रोग होने लगते हैं। और जब हमारे शरीर में जो है अग्नि और जल हो जाएगा तो हमारा इन 2 तत्वों की प्रधानता हो जाती है, तो पित्त जो है बढ़ जाता है, तो हम पित्त से संबंधित रोग हो जाते हैं। और जब जल और पृथ्वी बढ़ जाता है तो हमारे यहाँ कफ शरीर में बढ़ जाता है और कफ से संबंधित जो है रोग हो जाते हैं। और कहते हैं जो स्वस्थ व्यक्ति कौन है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि जब तीनों धातुओं की जो है वात, पित्त और कफ, ये जब तीनों सम अवस्था में रहते हैं तो व्यक्ति क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। और जब तीनों में जो है विषम अवस्था हो जाती है, तीनों में एक की प्रधानता हो जाए, 2 की प्रधानता हो जाए, तो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। जब इन तीनों में विषमता हो जाती है तो क्या हो जाता है, डिसीज मतलब रोग हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थम इत्यभिधीयते। जब शरीर के साथ साथ आत्मा और मन प्रसन्न हो तब जो है व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं। अब त्रिदोष, टिश्यूज और वेस्ट प्रोडक्ट्स, इन सब की चर्चा जो है हम लोग संक्षेप में करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखिए जो है वात है, वात में क्या क्या ड्राई, हमारा जो कैसे व्यक्ति को पहचाना जाए कि कौन सा दोष इसके अंदर है, तो उसकी चिकित्सा कैसे की जाए। तो जब शरीर में जो है ड्राई, लाइट, कोल्ड और एक्टिव, क्लियर, ये सब इस तरह की चीजें दिखाई देने लगे तो आप समझिए कि वात की प्रधानता है। और आप जानते हैं सभी लोग कि हमारे यहाँ जो वायु है वो 5 प्रकार की होती है, प्राण, अपान, ज्ञान, उदान और समान। तो जब प्राण की प्रधानता होती है तो इसमें प्राणवायु की प्रधानता से क्या होता है, तो सेंस आदि जो है, क्रिएटिव थिंकिंग, रीजनेबिलिटी, इन सब पर प्रभाव पड़ता है, जो क्षमता है, सोचने की क्षमता है। उदान से क्या होता है कि जो हमारी आवाज है, हमारी जो मेमोरी है और हमारा जो मानसिक क्रियाकलाप है उस पर असर पड़ता है। समान से क्या होता है कि हमारा जो फूड है उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही से कार्य करता है। अपान से क्या होता है, अपान यदि प्रभावित होता है तो हमारे यहाँ जो वेस्टेज है, जो मलमूत्र आदि है और जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की जो बातें की जाती है, वो अगर अपान में बड़ा डिसबैलेंस होता है तो इस तरह की समस्या आती है। ज्ञान में भी हम लोग देखते हैं जो बॉडी का फ्लड है, जिसको उच्च रक्तचाप और जो है अल्प रक्तचाप आदि की जो समस्या होती है, वो ज्ञान की उच्चता और न्यूनता के कारण यहाँ पर ये सब समस्याएं उत्पन्न होती है। फिर वात के बाद जब हम लोग देखते हैं तो वात को कैसे बैलेंस किया जाए, तो अभ्यंग कराना चाहिए इत्यादि के द्वारा जो है हम इसकी चिकित्सा करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं पित्त के बारे में, क्योंकि समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम लोग जल्दी जल्दी चर्चा करना चाहते हैं। पित्त में जो है 2 चीजें होती हैं, फायर मतलब अग्नि, वाटर मतलब जल। जब इन दोनों की अधिकता हो जाती है हमारे शरीर में तो पित्त प्रकोपित हो जाता है। जब पित्त प्रकोपित हो जाता है तो हमारे शरीर स्किन ऑयली हो जाता है और हमारा पित्त जो है काफी जब बढ़ जाता है तो जो है हॉट, शार्प, लाइट, लिक्विड, सॉफ्ट और ऑयली, इस तरह की समस्याएं आपको देखने में आती है। और इन चीजों को देख करके ही जो है हम लोग इसका अनुमान लगा पाते हैं। फिर जो है इसके पित्त में कई 5 प्रकार का पित्त पाया जाता है, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त, संभक पित्त, पंचक पित्त और रंजक पित्त, और इनके अलग अलग कार्य माने जाते हैं। फिर आता है कफ। कफ जो है वाटर और अर्थ, मतलब वाटर मतलब जल और अर्थ मतलब पृथ्वी। जब दो तत्वों की प्रधानता हो जाती है तो कफ बढ़ जाता है। कफ बढ़ जाने से इसके बहुत सारे जो है हैवी, स्लो, कोल, ऑयली, लिक्विड, डेंस, थिंक आदि इत्यादि प्रकार से हम इसको जज करते हैं कि जब शरीर में इस तरह की चीजें दिखने लगे तब जो है ये होता है। अब देखिए चित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं, ये चित्र है हमारे शरीर में, चित्र के माध्यम से देखिए कि शरीर में कौन सी चीज कहाँ रहती है।
तो सबसे पहले देखिए कफ। कफ जब बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में किन किन अंगों में, प्रत्यंगों में जो है इसका असर पड़ता है, तो इस बॉडी के इन पार्ट्स पर इसका जो है असर पड़ता है। पित्त ये बीच का है, और वायु जब अधिक प्रकोपित होता है तो ये नीचे वाला जो पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं कलरफुल जो चीजें दिख रही हैं आपको, तो यहाँ पर वात की प्रधानता हो जाती है। वात से संबंधित जब लोग होते हैं तो शरीर का ये पार्ट डैमेज होता है, ये पार्ट में समस्या होती है। पित्त जो है ये बीच में होता है और कफ जो है ऊपर। फिर हमारे यहाँ जो है सप्त धातु की चर्चा की जाती है। आप देखिए कि आज सभी व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत सुंदर दिखूं, मेरे शरीर में बलवान रहूं और बलिष्ठ रहूं, मेरा बुढ़ापा ना आए। तो जो सप्त धातु है बेसिकली उनका ही संतर्पण किया जाना चाहिए। बाकी जो समाज में मटेरियल जो आपको दिख रहा है उसका कोई यूज नहीं होता है। और जो बहुत सारे मसल्स बनाने के लिए बहुत सारा जो आप फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उनका बेसिकली कोई बहुत खास बेनिफिट नहीं होता, उसका उससे शरीर डैमेज होता है, तो उनसे बचना चाहिए व्यक्ति को। और जो सप्त धातु है हमारे यहाँ, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि और शुक्र, इनको जो है पुष्ट करने के लिए जो है एक चरणबद्ध तरीके से जो है औषधि का सेवन करना चाहिए, तो जो है ये चीजें होती है। और मल जो है हमारे यहाँ जो चर्चा की गई है, ये देखिए हमारे यहाँ जो सप्त धातु होती है वो शरीर में कौन कौन से अंग को कैसे इफेक्ट करती हैं उसके बारे में डायग्राम के माध्यम से बहुत विस्तार से बताया गया है। रस, फिर रस के बाद रक्त, रक्त के बाद जो है फिर मांस, मेद, फिर अस्थि और मज्जा, फिर शुक्र, और शुक्र से फिर देखिए कहाँ पर जाकर के जो है ये शुक्र प्रवर्तित होता है और कैसे ये डिसीजेज होती हैं, कैसे इसको सही किया जाता है, उसके बारे में विस्तार से यहाँ चर्चा की गई है। फिर देखिए मल जो है हमारे यहाँ त्रिमल माने जाते हैं, तो पुरुष, मूत्र और श्वेत। पुरुष में आप सभी लोग जानते हैं, मूत्र भी जानते हैं, और श्वेत जो पसीना आदि आता है तो गर्मी में बहुत ज्यादा आता है, तो इसको जो है बहुत प्रकार की क्रीम का लेपन शरीर में नहीं करना चाहिए, बल्कि जो श्वेत है, श्वेत जो है उसको शरीर से निकलने देना चाहिए। इससे जो है बीमारी से आप बच सकते हैं, ठीक है। और गर्मी में बहुत आयत में होता है, तो इसको बिल्कुल जितना पसीना आएगा उतना ही आप जो है बिल्कुल सही रहेंगे। और स्रोतस होते हैं माइक्रो, जो वो होते हैं रोम छिद्र, बेसिकली इसको हिंदी में बोला जाता है। और पसीना जो रोम छिद्रों के माध्यम से बाहर आता है तो अभ्यंग आदि करना चाहिए, तेल का मालिश आदि करना चाहिए हल्के हाथों से, जिससे कि हमारा जो स्रोत है, स्रोतस है, ये बिल्कुल खुले रहे। और 13 प्रकार के मेन स्रोतस इसमें पाए जाते हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं अग्नि। अग्नि के द्वारा ही हमारा भोजन जो है पचता है, और अगर भोजन नहीं पचेगा तो हम बीमार होंगे, ये तय है। तो भोजन का जो है संयमन बहुत आवश्यक है और समय पर भोजन लेना चाहिए, ताजा भोजन खाना चाहिए। तो इस तरह की जो है चीजें आती हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बहुत तरह की थेरेपी की चर्चा है, उसको छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक मेल है, जब भोजन नहीं पचता है तो क्या होता है, तो आम बढ़ता है। आम का मतलब होता है, आप लोगों ने बहुत सारे एज में देखा होगा कि गठिया आदि रोग हो जाते हैं और ज्वाइंट्स का पेन होता है, शरीर के ये सारे पेन करने लगते हैं, पूरा बॉडी पेन होता है। तो यहाँ पर क्या है, जब भोजन सही से नहीं पचता है, भोजन को असंयमित समय पे लिया जाता है, किसी दिन 12 बजे दोपहर में ले रहे हैं, किसी 2 बजे, किसी बार 3 बजे, तो क्या होता है शरीर में जो है, जो आपका मशीन जो चलता है उसको पता नहीं चलता कि किस समय आप खाना लेंगे, और खाना लेते हैं तो पचता नहीं तो क्या है, जो भोजन से एक रस टाइप का क्रिएट होता है, और वो रस जो क्रिएट होता है वही आपके ज्वाइंट पेन के लिए, बॉडी पेन के लिए और मानसिक जो सिर दर्द होता है, इन तीनों महत्वपूर्ण कारकों के लिए भोजन बहुत महत्वपूर्ण कारक है। और जो आप देखे होंगे कि घुटना ट्रांसप्लांट करा लेते हैं लेकिन फिर भी सही नहीं होता है। अरे भाई ये बताइए, जब आपने दिनचर्या सही नहीं की, भोजन को आपने सही पर समय पर नहीं लिया, जब आपने खान पान सही नहीं किया, तो कैसे आपका जो पेन है वो रुक जाए। घुटना छोड़ करके ऊपर पेन होने लगेगा। हमारे शरीर में न जाने कितने ज्वाइंट्स होते हैं, दूसरा ज्वाइंट पेन करेगा, कितने को आप ट्रांसप्लांट कराएंगे। तो इसलिए भोजन को गर्म भोजन लेना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा गर्म भी ना हो, बहुत ज्यादा ठंडा भी ना हो, और नियमित समय पर भोजन करना चाहिए। इससे आप बात से आप बच सकते हैं। और ओल्ड एज में तो है, आप नियमित समय पर कम खाना चाहिए। मृत भूख, ऋतु भूख आदि की चर्चा आयुर्वेद में विस्तार से की जाती है। तो इस प्रकार जब हम लोग देखते हैं तो बहुत प्रकार की चीजें प्राप्त होती है। और इन्हीं सब बातों के साथ साथ बस एक बात और कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। देखिए मेन बात है कि जब बात हम लोग आयुर्वेद और संस्कृत की करते हैं, तो मेन यहाँ पर देखिए, आजादी से पहले जितने भी संस्कृत स्कूल थे, संस्कृत विद्यालय थे, संस्कृत विश्वविद्यालय थे, सब में आयुर्वेद एक ब्रांच के रूप में चलता था। जैसे व्याकरण, दर्शन, वेद और जो है आगम, और इसी तरह ब्रांच के रूप में ही आयुर्वेद भी एक ब्रांच होता था। आज भी बीएमएस का हिंदी आयुर्वेदाचार्य होता है।
और 1996 से पहले जितने भी प्राक शास्त्री अर्थात 12वीं क्लास संस्कृत में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति को ही आयुर्वेदाचार्य में एडमिशन दिया जाता था। और ये जो मॉडर्न मेडिसिन है 1996 से पहले ये कभी भी आयुर्वेद को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार करता ही नहीं था। कहता था ये बाबाओं की भूत विद्या है, चूरन चटनी वाले चिकित्सा है, तो कभी भी इसको चिकित्सा के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। 1996 के बाद जो है एक अलग प्रक्रिया बनी और एक डिपार्टमेंट के रूप में आयुर्वेद को एक चिकित्सा के रूप में माना गया और कहा गया ये सर्जरी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, बहुत तरह की रोक टोक को लगाया गया। और उस समय आयुर्वेदाचार्य में जो है बीएमएस, जिसका हिंदी होता है आज बीएमएस कहा जाता है, उसी का हिंदी होता है आयुर्वेदाचार्य। तो इसके अध्ययन और अध्यापन संस्कृत विद्यालयों में चलता था। और जो है संस्कृत विद्यालयों में चलने के साथ साथ जो है इसको जो है विस्तार से हम स्लाइड भेज देंगे आपको, जिसको भी चीज कोई दिक्कत नहीं है, आप विस्तार से देख लीजिएगा। तो जो है संस्कृत विद्यालयों में इसको पढ़ाया जाता था। और जब इसको चिकित्सा के रूप में पूर्व ये लोग मान्यता नहीं देते थे, तब तो हम लोग देखिए आजादी के समय आपको चर्चा करके बताया था कि अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद को माना जाता है। तो उस वैदिक कालीन समय से लेकर के आज तक हमने वेद के साथ साथ आयुर्वेद की रक्षा की। और जब रक्षा करने के बाद इसके फल की चर्चा आती है तो आज कहते हैं कि संस्कृत वाले बच्चों को कैसे आयुर्वेदाचार्य में एडमिशन दिया जाए। इसके लिए तो बताइए फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए। आप ये बताइए बायोलॉजी का पूरी दुनिया में उद्भव कब हुआ था? बायोलॉजी का पूरा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप सबके पास गूगल की हिस्ट्री है। फिजिक्स पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। आज जो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वाले बोलते हैं कि संस्कृत वाले बच्चों को आयुर्वेद में एडमिशन नहीं देना चाहिए, इनको आयुर्वेदाचार्य नहीं बनने देना चाहिए, इनको जो है आयुर्वेद से दूर रखना चाहिए। तो आप पूरा देखिए बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा इतिहास 400, 500, 600 सालों का है। और हम लोगों ने जो है आयुर्वेद की परंपरा उस समय से रखी थी। और आज जिनके पास जब हमारे शास्त्र ने उन्नति की तो आज ये लोग कहते हैं कि नहीं, इनको दूर करिए। हम लोगों को ये ध्यान देना होगा, हमारे परमादरणीय महनीय आचार्य सतपथी सर विराजमान थे, जो महनीय बड़ी बड़ी समितियों के, कमेटियों के चेयरमैन रहते हैं। तो ऐसे आचार्यों से प्रणाम पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि आयुर्वेद को आज भी एक जैसे दर्शन, वेद और व्याकरण चलता है, इसी तरह आयुर्वेद को आज भी हमें संस्कृत स्कूलों में, संस्कृत विद्यालयों में शुरू करना होगा। और इस चीज के लिए भी आज कहना होगा कि जब हमने परंपरा सृष्टि के प्रारंभ से वेद की रक्षा की है, आयुर्वेद की रक्षा की, और आज जो है कुछ समय के लिए कहा जाता है कि ऐसा नहीं होगा, तो हमें इन चीजों को, अपने आयुर्वेद की धरोहर को बचाना होगा। आज बताइए एक महिला जो है ऐड करती है बालों का, बेसिकली डाबर आंवला तेल की बात हम लोग कर रहे हैं। डाबर आंवला एक तेल की बात कर रहे हैं जिसमें केवल 3 औषधियों से मिलकर के तेल का निर्माण होता है। उस कंपनी का टर्नओवर अरबों खरबों में है और उसमें होता क्या है, त्रिफला आंवला आदि की बात चर्चा की जाती है। और जो है बहुत सरलता से हमारे बच्चे उस तरह के तेल का निर्माण कर सकते हैं। उस प्रकार की त्रिफला आदि जो चूर्ण है, इस प्रकार के चूर्णों का निर्माण कर सकते हैं। हमारे यहाँ पंचकर्मा थेरेपी आज पूरी दुनिया में आप देखे होंगे, नाम सुना होगा ISPA का, थेरेपीज का। आज पूरी दुनिया में पंचभूत चिकित्सा है, उन लोगों ने एक अलग ब्रांच बना करके रख दिया। और आज जिन लोगों ने आयुर्वेद को रक्षा की, आयुर्वेद को शुरुआत से बचा करके रखा, आज उससे दूर किया जाता है। तो आज हम लोगों की आज का समय है कि हम लोगों को अपनी पंचकर्म चिकित्सा हो, चाहे ये पंचकर्म के अंतर्गत जितने भी प्रकार की थेरेपी हो, ISPA आदि में क्या होता है, वो लोग तो इसके मूल भाव को भी नहीं सीख पाते। और आप जानते हैं आयुर्वेद में त्रिगुण सिद्धांत, सत्व रज तम, वात पित्त कफ, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन सब का वर्णन अगर कहीं मिलता है तो वेद और आयुर्वेद में मिलता है। ISPA वाले क्या जाने, और जो ये पंचभूत चिकित्सा वाले लोगों को क्या पता। तो हमें इन विषयों को ला करके अपने स्कूलों में, अपने विश्वविद्यालयों में लाना होगा। और पंचकर्मा में बताइए, पंचकर्मा में जब तेल का मालिश कराना है, पंचकर्मा में थेरेपी देना, तो जितना साइंस की आवश्यकता है उतना साइंस हम पढ़ाएंगे अपने स्कूलों में, अपने कॉलेज में, विश्वविद्यालय में। और उसके आगे जो हमारा जो मूलभूत सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के आधार पर चिकित्सा की जाएगी। तो जैसा आदरणीय सतपथी सर कह रहे थे, आदरणीय सडंगी सर कह रहे थे कि हम लोगों को नोबेल प्राइज मिल सकता है, तो यही एक चिकित्सा पद्धति है और यही प्रणाली है जिसके अंदर हम दुनिया को एक नया रास्ता दे सकते हैं। पूरे आयुर्वेद में बताइए, आज भी चिकित्सक जो है CBC लिखते हैं, ब्लड काउंट का जो रिपोर्ट के लिए। आयुर्वेद की किसी ग्रंथ में CBC का वर्णन प्राप्त नहीं होता है।
तो जब हमें अपने शास्त्र को, अपनी संस्कृत परंपरा को उस रूप में ढालना होगा और उस रूप से संस्कृत को एक नया रास्ता देना होगा, तो हमारे छात्रों को कभी रोजगार जैसे समस्या से कभी नहीं जूझना पड़ेगा। आप देखिए, आज स्पा सेंटर करोड़ों रुपया कमाता है, तेल बेचने वाला केवल डाबर आंवला की बात कर रहे हैं। फेस प्रोडक्ट को लीजिए, आज बताइए बहुत तरह के जो फेस प्रोडक्ट्स आते हैं उसको लगाइए तो साइड इफेक्ट है। और हमारे बच्चे इन प्रक्रियाओं को सीख करके, और बहुत, मैं तो संस्कृत भी सीखा और आयुर्वेद भी सीखा, तो दोनों प्रक्रियाओं को सीखने के बाद में हम लोग तो हॉस्पिटल में चिकित्सा आदि कार्य भी करते हैं। तो जब इन चीजों को देख करके मुझे लगा कि ये हमारे बच्चे तो बहुत सरलता से कर सकते हैं, और इन प्रक्रियाओं को हमें अपने यहाँ पंचकर्मा की चाहे ये औषधि निर्माण की बात हो, रसायन निर्माण की बात हो, गृह चिकित्सा की बात हो, विष चिकित्सा की बात हो, ये हमारे यहाँ हमारे बच्चे बहुत सरलता से सीख सकते हैं। एक टेबल डाल करके अगर उनको एक टेबल डाल करके कुछ तेल और उसकी प्रक्रियाओं को सिखाया जाए तो बहुत सरलता से हम लोगों के लिए जो है एक रिसर्च का नया एरिया है, और जो है करियर के लिए एक नई संभावनाएं हैं। तो मैं परमादरणीय अपने सभी अग्रजों से जो है इन सब विषयों पर हमें आज ध्यान देना होगा। नए नए रसायनों के निर्माण की बात करनी होगी, और ऐसा समय है कि इस समय आयुष मंत्रालय भी अलग से बना हुआ है। तो अभी अगर हम इसको अपने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में लाएंगे तो इस परंपरा से कुछ न कुछ नए तत्व मिलेंगे, और हमारे छात्रों को, हम उस दिन को भी देखना चाहते हैं कि हमारे छात्रों को भी नोबेल प्राइज मिले, और हम दुनिया में गर्व के साथ कह सकें कि हम लोगों ने पूरी दुनिया को एक चिकित्सा के मामले में, चिकित्सा के मध्य में एक नया रास्ता दिया था, और फिर दुनिया को एक नया रास्ता देंगे। कोरोना के समय जब डॉक्टर घर में घुस गए थे, तब आप सभी लोग जानते हैं आयुर्वेद ने पूरी दुनिया में जीवन दिया, नया रास्ता दिया। तो ऐसे नया रास्ता देने वाले सिद्धांत को हमें पुनः अपने यहाँ प्रतिष्ठापित करना होगा, और पुनः प्रतिष्ठापित करने के बाद शायद मुझे लगता है कि रोजगार जैसी समस्याओं से जो हम जूझ रहे हैं, इन समस्याओं से हम बहुत सरलता से छुटकारा पा जाएंगे। और इसी ऐसे ही कुछ भावनाओं के साथ कहना बहुत कुछ था, लेकिन समयाभाव के कारण में बहुत चर्चा न करते हुए प्रणाम पूर्वक आपने मुझे समय दिया और कुछ कहने का अवसर दिया। मैं आज परमादरणीय सडंगी सर को, परमादरणीय सतपथी सर को, आदरणीय प्रशांत कुमार सर को, और इस श्लोक के माध्यम से परमादरणीय परम कवि आदरणीय आचार्य प्रमोद चंद्र मिश्र सर को तथा सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम पूर्वक अपना प्रणाम निवेदित करता हुआ कृतज्ञता पूर्वक आप सभी का धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवादाः आचार्याः राजकिशोर आर्य महोदयाः। अद्य भवन्तः सम्यक् रूपेण आयुर्वेदस्य उपकारिता अस्माकं जीवनस्य कृते अस्मिन् विषये उपस्थापितवन्तः। प्रसंगे भवन्तः आयुर्वेदस्य इतिहास विषयमपि अत्र उपस्थापितवन्तः। ऋग्वेदे कथं आयुर्वेदस्य प्रथमतया सूचना प्राप्यते अस्मिन् विषये भवन्तः आलोचितवन्तः। अथर्ववेदे अधिकमात्रेण अस्मिन् विषये आलोचना वर्तते। अथर्ववेदस्य उपवेदत्वेन प्रकल्पितोऽयम् आयुर्वेदः। अत्र पंचम वेदत्वेन आयुर्वेदः स्वीकृतः। अस्मिन् प्रसंगे भवन्तः चरक संहिता विषये जस्य समयः 1900 BC अत्र भवन्तः दर्शितवन्तः। अत्र 341 औषधीय गुल्मानि अत्र चर्चितानि सन्ति। तत्र सुश्रुत संहिता जस्य समय भवति 600 BC, जत्र 300 मेडिसिनल प्लांट्स एंड 57 औषधानि एनिमल ओरिजिन, अपि च तत्र फॉर मेटल एज थेराप्यूटिक एजेंट्स इत्यादि विषय अत्र भवन्तः प्रदर्शितवन्तः। पुनश्च आयुर्वेदस्य अष्टौ अंगानि अस्मिन् विषये भवन्तः आलोचितवन्तः। तत्र कायचिकित्सा, काय नाम शरीरं, तत्र जन्त्रणादायकं चिकित्सा मन इदानीं मॉडर्न मेडिसिन जस्य उपरि गुरुत्वं प्रदीयते। अत्र कायचिकित्सा भवति अस्माकम् आयुर्वेदस्य प्रधानः अङ्गः। पुनश्च शल्यतन्त्रम् अर्थात् सर्जरी, युद्धे क्षतविक्षतानां चिकित्सा कथम् अभवत्, रामायणे महाभारते युद्धरतानां सैनिकानां वीराणाम् अत्र कथं चिकित्सा अभवत् अस्मिन् विषये भवन्तः आलोचितवन्तः।
पुनश्च शालाक्य तंत्र अर्थात ENT अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। पुनश्च कुमार भृत्य नाम पेडियाट्रिक्स यथा शिशवः यदा जन्त्रणाम् अनुभवन्ति ते वक्तुं न पारयन्ति परन्तु तेषां कथं चिकित्सा भवति अस्मिन् विषये अत्र आलोचना वर्तते। अनन्तरम् अगधतन्त्रं नाम टॉक्सिकोलॉजी अर्थात विष चिकित्सा अर्थात सर्पदंशनं तत्र कीटपतंगानां दंशनं अपि च अत्र विष प्रक्रिया माध्यमेन कथं ये तावत् रोगाः आगच्छन्ति तेषां चिकित्सा पद्धतिः अत्र वर्णिताः सन्ति। अत्र 24 विषाणां वर्णनं प्राप्यते। अनन्तरं भूतविद्या नाम पंचभूतविद्या अर्थात अस्माकं तृतीय तेजमरुद्यम इति एवं प्रकारेण पंचमहाभूतानां समष्टि माध्यमेन अस्माकं शरीरस्य निर्माणं भवति। तत्र कथं चिकित्सा वर्तते अस्मिन् विषये अत्र भवन्तः आलोचितवन्तः। अनन्तरं रसायनतन्त्रम् अर्थात बॉडी टिश्यू इत्यादि विषये माने अत्र आलोचिताः विषयाः सन्ति। अनन्तरं बाजीकरणम् अर्थात जेरियाट्रिक्स अर्थात नपुंसकादि दोष निवारणं कथं भवति अस्मिन् विषये अत्र आलोचिताः विषयाः विद्यन्ते। एंड्रोलॉजी एंड सेक्सोलॉजी कथं यौवनं पुनः प्राप्यते, सूत्रपुष्टिकरणं कथं भवति अस्मिन् विषये चर्चिताः सन्ति। आयुर्वेदस्य उद्देश्य द्वयं भवन्तः उपस्थापितवन्तः अर्थात आतुरस्य रक्षणं पुनः स्वस्थस्य स्वस्थरक्षणं। जे तावत् रोगग्रस्ताः तेषां रोगनिराकरणम् अपि च ये तावत् जनाः स्वस्थाः सन्ति ते कथं निरोगत्वेन रोगशून्यत्वेन जीवनयापनं करिष्यन्ति तदर्थम् अत्र वर्णितमस्ति। अस्मिन् प्रसंगे त्रिदोषाः अर्थात वात पित्त कफ इति दोषत्रयाणां विषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। पुनश्च पंच वायु विषये प्राण उदान समान अपान व्यान इति पंच वायुनां विषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। सप्त धातु विषये मल श्रोत्र अग्नि एवं प्रकारेण अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। अनन्तरं कॉन्सेप्ट ऑफ आम अर्थात जेन कारणेन अस्माकं शारीरिकं जन्त्रणा भवति, बॉडी पेन, हेडेक, जॉइंट पेन्स कथं भवति तेषां निराकरणं कथं भवति एतदर्थं कथं उष्म भोजनम् अस्माभिः सेवनीयम् अस्मिन् विषये भवन्तः सर्वम् आलोचितवन्तः। पुनश्च अस्य आयुर्वेदस्य कथं रक्षा भवेत् एतदर्थं भवतां यः उपायः अत्र भवन्तः उपस्थापितवन्तः। अस्माकं विद्यालये, महाविद्यालये, विश्वविद्यालये च आयुर्वेदस्य पठन व्यवस्था अस्माभिः अवश्यमेव कर्तव्या। यतोहि अस्माकं भारतीय सर्वकारस्य तत्र स्वतन्त्र विभागः अत्र कृते वर्तते इति हेतोः जे तावत् नीति निर्धारकाः सन्ति, जे तावत् सर्वे विद्वांसः सन्ति ते यदि आयुर्वेदस्य उपरि गुरुत्वम् आरोपयिष्यन्ति तर्हि अस्माकं भारतवर्षं इदानीं जे तावत् भारतीयाः तत्र भारतात् बहिः वैज्ञानिकाः नोबेल आदि पुरस्कारं प्राप्नुवन्ति, अस्माकं भारतीय वैज्ञानिकाः अपि नोबेल पुरस्कारं प्राप्स्यन्ति आयुर्वेदस्य उपरि गवेषणां कृत्वा इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। इति हेतोः भवतां कृते व्यासश्री परिवार पक्षतः भूरिशः साधुवादान् विनिवेदयामि। पुनः यतोहि अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अत्र भवन्तः आगत्य बहु समयं व्ययीकृत्य अस्माकं शोधछात्राणां मार्गप्रदर्शकानां ज्ञानवर्धनस्य भवान् हेतुः अभवत् इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः पुनः एकवारं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अत्र बहवः शोधछात्राः सन्ति, बहवः मार्गनिर्देशकाः अपि सन्ति। अत्र अतनु आढ्य महोदयः रायगंज विश्वविद्यालयस्य विभागीय संस्कृत विभागस्य प्रमुखः सन्ति। अतनु बन्धोपाध्यायः तत्र तिरुपति विश्वविद्यालयतः श्री ललिताराणी महोदयाः उपस्थिताः सन्ति। चन्दन महान्ति अपि च अत्र तत्र रमेश कुमार दास महोदयः झारखण्डतः, गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयः, गिरिजा शंकर चौधरी अत्र पाटलिपुत्रतः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। ते भवन्ति संस्कृत रसिकाः, संस्कृत प्राणाः। तेषामपि अत्र व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। केरलतः संयोजिताः सन्ति नारायण नम्बूदरी महोदयः,
प्रद्युम्न महान्ति महोदयः, प्रभांशुपाल महोदयः, अत्र उमाकान्त पण्डा महोदयः अस्य कार्यक्रमस्य निर्देशकाः। एतदतिरिक्तं बहवः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य शोधछात्राः अपि अत्र संयोजिताः सन्ति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः व्यासश्री परिवारपक्षतः साधुवादं धन्यवादं कृतज्ञतां च व्याहरामि। पुनः आगामिनि भानुवासरे अद्य अस्माकं कः कार्यक्रमः भविष्यति अस्मिन् विषये यदि काचित् सूचना अस्ति तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयान् बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयान् ते अत्र कृपया उपस्थापयन्तु। अस्तु 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 तर्हि अस्माकं समन्वयक महोदयाः तत्र कार्यव्यस्ताः सन्ति। तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र विश्वकल्याणार्थं सर्वे प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्, जयतु विज्ञानम्, जयतु व्यासायनम्। तो शांति पाठ कर लेते हैं सर, शांति पाठ कर लेते हैं। आमाम, हाँ हाँ कर लीजिए कर लीजिए। द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापो शान्तिरुषधय शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम सभी को नमस्ते।